हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अपनी, तो उसमें अपना चल रहा है लेसन 3, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 2 लेसन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और आपने पिछले वीडियो भी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। और आपको इनकी PDF भी चाहिए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने इसका लिंक डाल रखा है। चलिए आज हम जो पॉइंट करने जा रहे हैं, आज वो पॉइंट क्या है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, दैट मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। दैट मीन्स कोई भी सिस्टम है, मेरे पास एक निकाय है, उसमें बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, चार्ज रखे हुए हैं। ऐसा कोई निकाय, जैसे मैं ये निकाय मानता हूँ, ये कोई निकाय, जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्ज Q1 हो गया आवेश, दूसरा चार्ज क्या हो गया Q2 हो गया, ऐसे Q3 चार्ज हो गया आवेश हो गया, ऐसे ये Q4 हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। मान लीजिए यहाँ Qn चार्ज हो गया। अब ये पॉइंट क्या है P, इस P पॉइंट पर इनके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करेगा, विद्युत विभव काम करेगा। तो इस निकाय की या इस निकाय का हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए मेरे को इसकी डिस्टेंस माननी पड़ेगी। तो P1 की Q1 से जो डिस्टेंस है ये R, P पॉइंट की Q1 चार्ज के लिए डिस्टेंस कितनी है R। ऐसी Q2 के लिए कितनी मान सकता हूँ मैं, डिस्टेंस क्या ले ली मैंने R2, और Q3 के लिए डिस्टेंस R3। इसी प्रकार Q4 के लिए R4 और N के लिए क्या हो गई Rn। तो इस निकाय का या इस सिस्टम का हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। किस पर, P पॉइंट पर। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल P पॉइंट पर या P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब करेंगे कैसे हम, इसके लिए क्या करेंगे, हम जितने भी आवेश हैं उनके कारण जो विभव होगा उन सभी को हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। दैट मीन्स हम इनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। जितने भी पॉइंट है इसके कारण जितना विभव होगा वो इस बिंदु पर उनके योग के बराबर होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। दैट मीन्स सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके हमने आवेशों के निकाय में भी पढ़ी है, वो पिछले लेक्चर पॉइंट में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, स्थिर विद्युत के अंदर भी हमने वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। किसके कारण, किसी भी निकाय के कारण। सेम है, आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना करके विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम या हिंदी में बोलते हैं इसको अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत से हम क्या करेंगे, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे इस निकाय का। दैट मीन्स अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि किसी भी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं और उनके कारण जो विभव होगा वो उन सबके बीजीय योग के बराबर होगा। दैट मीन्स V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी विभव होगा उन सभी का क्या होगा, समेशन होगा, योग होगा। तो पहले इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आवेश के कारण विभव देखना पड़ेगा। पहला आवेश क्या है, Q1 है चार्ज, तो इसका विभव क्या होगा, विभव आपने देखा होगा पॉइंट चार्ज के कारण या बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, KQ/R। विभव क्या होता है, KQ/R। K क्या है यहाँ पर, K की वैल्यू क्या है 1/4πε0। Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है, और R क्या है, उसकी डिस्टेंस है। इसी प्रकार अगर मैं V1 के लिए देखूं तो V1 के लिए K तो ये कॉन्स्टेंट, Q क्या है यहाँ पर, Q1 काम कर रहा है V1 के लिए, तो Q1 और डिस्टेंस क्या है इसकी P पॉइंट के लिए, R1 डिस्टेंस है। आ रहा है समझ में, सारी बातों को धीरे धीरे समझते चलना है हमें, और वीडियो को अंत तक देखना है आपको। ज़्यादातर वीडियो क्या है, बीच में लैग कर जाते हैं तो पॉइंट अधूरे रह जाते हैं आपके, तो समझना है हमें ढंग से, एक एक पॉइंट को समझते चलना है। तो इसी प्रकार V2 के लिए क्या होगा, कि Q2 अपन क्या होगा
R2 होगा। इसी प्रकार मैं देखना चाहूँ Vn के लिए क्या होगा, के QN अपॉन R। आई बच्चों समझ में बात? तो इसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो V निकालना है हमें, V1 की वैल्यू क्या है, के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस ऐसे ही कहाँ तक के QN अपॉन Rn लिख सकता हूँ क्या? कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, के कॉमन है, के कॉमन लिख सकता हूँ मैं। तो क्या बचा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 ऐसे कहाँ तक QN अपॉन Rn लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, किस फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि समेशन i इक्वल टू 1 से n तक है और QI अपॉन R। तो इस प्रकार से, और अगर मैं और भी लिखना चाहूँ तो k की वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है k की वैल्यू, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इक्वल टू 1 से n QI अपॉन R। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये वाला जो सिस्टम है ये है बहुत सारे, अगर आपको चार्ज दे रखे हैं तो हम क्या कर देंगे, सीधी सी बात, ये जितने भी चार्ज हैं उनका जो विभव होगा वो उनके सभी के योग के बराबर होगा। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें केवल अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हमें क्या करना है, ये आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछला पॉइंट किया था हमने सिस्टम के कारण, पॉइंट ऑफ जो चार्ज थे एक सिस्टम था उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, और अब हम ज्ञात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं। देखिए क्या करते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मानना पड़ेगा। इसके लिए विद्युत द्विध्रुव मानना पड़ेगा। तो द्विध्रुव आप जानते हो क्या होता है, एक आवेशों का निकाय होता है, दो आवेशों का, विपरीत आवेशों का। दैट मीन्स मैं बात करूं माइनस क्यू, ये क्या हो गया प्लस क्यू, दो चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस वाले पॉइंट को मान लेता हूं मैं ए, तो इसको क्या मान लेता हूं मैं, बी पॉइंट। अब इनका मध्य बिंदु होता है मिड पॉइंट, यहाँ जिसको बोल दिया मैंने ओ। और इस डाइपोल की डिस्टेंस कितनी होती है, 2 है, आप जानते हो डिस्टेंस कितनी होती है डाइपोल की, तो ये 2a, तो ये कितना हो गया a, आप जानते हो सभी, आधा आधा हो गया, a इधर हो गया a। आई बच्चों समझ में, ये तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मेरे को क्या करना है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है r डिस्टेंस पर, ये कोई डिस्टेंस दूरी क्या है r, और ये बिंदु क्या है P, पॉइंट P। इस पर मेरे को क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना। आई बच्चों समझ में बात। तो मैं मान लेता हूँ ये थीटा कोण पर है, कितनी कोण पर है, ये थीटा कोण पर है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को विद्युत विभव ज्ञात करना है P पॉइंट पर। तो इसकी डिस्टेंस मानूंगा मैं नेगेटिव चार्ज के लिए, मान लिए मैं सपोज करो r1 डिस्टेंस। आई बच्चों समझ में। तो इसी प्रकार प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या मान ली मैंने डिस्टेंस, r2 डिस्टेंस। आई बात समझ में। तो ये एक सिस्टम हो गया और इसके कारण हम विभव ज्ञात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इन दोनों आवेशों के कारण पहले विभव देखना पड़ेगा। तो विभव हम क्या करें, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव। आई बच्चों समझ में। तो इसको मैं VA बोल दूं क्या, क्योंकि A पॉइंट पर है, A पॉइंट पर तो क्या होगा, के क्यू, क्यू कैसा नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर आ गया, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी r1। भाई नेगेटिव चार्ज के डिस्टेंस कितनी है P पॉइंट पर, r1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर r1,
ऐसे ही दूसरा पॉइंट किसके लिए, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू चार्ज भी तो है, प्लस क्यू आवेश भी है, तो इसके कारण भी विभव होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो वो कितना होगा, लिख सकता हूँ क्या मैं, वी वी इक्वल टू क्या होगा, प्लस होगा क्योंकि चार्ज प्लस आ गया, के क्यू अपॉन में कितना R2। आई बच्चों समझ में, वी ए के कारण और एक वी के कारण आ गया विभव। टोटल क्या होगा इस सिस्टम का, अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा टोटल के लिए, इन दोनों का योग कर देंगे भाई, जोड़ कर देंगे, समेशन हो गया। तो हम वैल्यू रखते हैं, टोटल वी ए की वैल्यू क्या, माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस वी के वैल्यू अपने पास के क्यू अपॉन R2। आई समझ में बात, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1, लिख सकते हैं ना। एलसीएम क्या आ गया इसका, R1 R2, यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, कॉमन में के क्यू लिख सकता हूँ क्या, दोनों में कॉमन है के क्यू, और वी इधर चले रहा है अपने पास। अब यहाँ कितना आएगा R2, तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास R1 माइनस, यहाँ पर कितना होगा, आइए बच्चों बात समझ में आ रहा है क्या, के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर। अब हमें R1 R2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम यहाँ वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको इसमें इमेजिन करते हैं हम कुछ, जिसको आप बोलते हैं 10th में रचना करते हैं, डायग्राम में क्या करते हैं हम, रचना। तो अब इसमें रचना करते हैं, रचना का मतलब है थोड़ा एडिटिंग करते हैं इसको। मैंने क्या किया, इस वाली जो भुजा है, ये जो डायरेक्ट साइड, इसको आगे बढ़ा दिया, आइए बच्चों समझ में, और इस पर यहाँ से मैंने क्या डाल दिया, इस पर एक लंब डाल दिया, ये आगे बात समझ में। ये एंगल कितने का हो गया, 90 हो गया। लंब कितने का होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो थीटा है, तो ये कोण कितना होगा, थीटा ही होगा, क्यों, सम्मुख कोण, सामने आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं नहीं होते हैं, तो ये थीटा हो गया। आई बात समझ में। इस पॉइंट को मैंने मान लिया C, ये पॉइंट क्या है, C पॉइंट है ये। तो अब हमें इसमें एक इमेजिन करना है कि जो AP है, AP लगभग बराबर होगा किसके, CP के। हमें क्या करना है, AP बराबर किसके, C। आई बात समझ में। और एक बात आप मेरे को बताओ, AP लगभग बराबर लिख दिया मैं, और ये जो CP है ये क्या होगा, CP को मैं PO प्लस OC लिख सकता हूँ क्या, देखिए CP तो CO प्लस OP लिख सकता हूँ। तो अब आप मेरे को ये बताओ, इसमें PO कितना है, PO तो R है, सही बात है, अरे PO कितना है R, तो मैं लिख सकता हूँ R प्लस OC, ये यहाँ से O और C, इसको मैं निकाल सकता हूँ कहाँ से, त्रिभुज से। कैसे निकालते हैं देखो, इसको मैं निकालना बताता हूँ आपको। यहाँ त्रिभुज लगा हुआ, त्रिभुज कौन सा ले लेता हूँ मैं, AOC, त्रिभुज कौन से AOC से, और इसमें cos थीटा लगा दो आप, क्या लगा दो इसमें, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। दैट मीन्स बात करें हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इंग्लिश में अगर बात करें बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, मतलब थीटा के सामने जो होता है लंब, लंब है, तो आधार क्या हो गया इसमें, फिर आधार क्या हो गया इसमें, आधार OC हो गया, अरे आधार ये तो हो गया ना OC,
आधार बटा कर्ण क्या है अपने पास ए। सही बात है। तो ओसी क्या हो गया मेरे पास ए कॉस आ गया ना, यहाँ से ओसी को मान निकालो तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। ओसी बराबर कितना हो गया, अब मैं रख सकता हूँ क्या ओसी की वैल्यू रख दूं क्या आ गया ए कॉस थीटा। आई बच्चों समझ में। और एपी के बराबर, एपी लगभग बराबर किसके है R1 के, तो क्या मैं लिख सकता हूँ R1 की वैल्यू R प्लस ए कॉस थीटा। अरे आई की नहीं आई वैल्यू R1 की क्या है, फिर से समझ लो इसको कैसे करना है, थोड़ा सा यहाँ चेंज करना है और इससे हमें इक्वल करना है एपी को किसके पीसी के, और पीसी क्या है पीओ प्लस ओसी। आई बच्चों समझ में। इसी प्रकार मेरे को R2 की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि दोनों में रखनी है मेरे को, R1 की भी रखनी है और R2 की भी रखनी है। तो अब R2 को निकालते हैं। R2 के लिए कहाँ से रचना करेंगे हम, फिर तोड़ते हैं इसको डायग्राम को। अब हम यहाँ से इस पर लंब डालते हैं, इधर रचना कर देंगे हम इसमें। आई बच्चों समझ में बात आ रही है, समझ में बात। अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ, पॉइंट को डी, इसको सी मान लिया, इसको मान लेता हूं मैं डी। तो इसमें जो लगभग बात होगी, अब इसमें जो लगभग बराबर होगा वो जो डीपी है ये लगभग बराबर किसके होगा पीबी के। डीपी लगभग बराबर किसके होगा पीबी के। तो इसका मतलब एक बात बताओ, ये जो पीबी है लगभग बराबर किसके डीपी की, तो डीपी की वैल्यू है, इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्या पी इसमें से पी ओ में से मैं ओडी को घटा सकता हूँ क्या भाई। टोटल मेरे पास क्या है पीबी निकालना है मेरे को, पीबी है मेरा, पीबी किसके बराबर डीपी को, तो डीपी ये है। इसको मैं कैसे निकालूं, इस वाले पूरे में से इसको घटा देता हूँ, ये बच जाएगी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से पी ओ माइनस ओडी कर सकता हूँ क्या। अरे देखो ध्यान से, तो अब पीबी क्या है मेरे पास R2, पीबी क्या है R2, पीओ कितना है बताओ, पीओ R है कि नहीं है, देख लो ओपी या पीओ R है माइनस। अब फिर से ओडी निकालेंगे जैसे हमने ओसी निकाला था। वो अब इसमें कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, इसके लिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दूँ क्या, इधर लिख रहा है क्या। चलिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ओ बी डी, त्रिभुज ओ बी डी से, तो इसमें भी cos थीटा लगा दो, इसमें भी क्या लगा दो आप cos थीटा। तो क्या होता है cos थीटा आपको पता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो थीटा के सामने क्या हो गया लंब, आधार क्या है अपने पास, आधार क्या है यहाँ पर इस पर रुक रहा है, इसका मतलब क्या हो गया ओ भाई थीटा जिस पर रुक रहा है वही तो आधार होगा, तो आधार क्या हो गया ओ बी हो गया, ठीक है। और कर्ण क्या हो गया ये वाला हो गया क्या ओ बी, तो ओ बी क्या है मेरे पास ए, तो ओ डी भी क्या आ गया ए कॉस थीटा। आई के बच्चों समझ में। अब मैं रख रहा हूँ यहाँ ए कॉस, तो ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास R2। तो इस प्रकार से मैंने वैल्यू ज्ञात कर ली किसकी R1 की और R2 की। तो R1 की क्या है ये R प्लस ए cos थीटा, और R2 की क्या है ये R माइनस ए cos थीटा, बस प्लस और माइनस का अंतर है। ये वैल्यू हम क्या पुट करते हैं अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, समीकरण 1 में R1 पे R2 की वैल्यू रखने पर रखते हैं बच्चों। यहाँ से थोड़ा रफ कर रहा हूँ मैं, ऊपर से रफ कर रहा हूँ, पॉइंट को समझते चलना है। मैं इक्वेशन 1 को रखना है बस डायरेक्ट, R1 R2 की वैल्यू याद करो आप। तो चलिए इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 है मेरे पास V इक्वल टू के क्यू R1, बताइए R प्लस ए cos थीटा दिख रहा है क्या, R प्लस ए cos थीटा रख दिया भाई, माइनस का माइनस R2, बताइए
क्या है r माइनस a cos थीटा अपॉन में r1 r2 r प्लस a cos थीटा और r माइनस a cos थीटा। ओके, क्या बच रहा देखो, इसको रफ कर देते हैं, वैल्यू रख दिया हमने, यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दी है, इसको भी हटा देते हैं। ओके, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करें हम, a क्यू r प्लस a cos थीटा तो है माइनस माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस a cos, एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ आपने r प्लस a cos थीटा r माइनस, दैट मींस a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मींस आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर a प्लस b और a माइनस b मिल जाते हैं तो ये क्या फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऐसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कि इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, इससे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो गए क्या, ए cos थीटा और ए cos थीटा कितने होते हैं 2a cos थीटा। भाई a cos थीटा और a cos थीटा दो हो गए ना, दो a cos थीटा हो गए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि क्यू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आई बच्चों समझ में बात आ रही है कि बात समझ में। और अब देखिए ये जो डायग्राम है इसमें देखो अब आप, ये जो a डिस्टेंस है ये बहुत कम है, जबकि r क्या है ज्यादा डिस्टेंस है। तो क्या मैं इसको मान सकता हूं क्या आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, नगण्य मानकर छोड़ सकता हूं। तो इसके लिए क्या होगा, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, अब मैं बोलना चाहूँ तो v बराबर के क्यू 2a cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर को तो मैंने क्या कर दिया छोड़ दिया। आइए बच्चों समझ में आया, तो केवल क्या बचेगा यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा है Q इंटू 2a, इसको बोलते हैं P, ये P के बराबर होता है। Q इंटू 2a पढ़ा होगा अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a। तो इसको मैं P लिख सकता हूँ क्या, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं P। तो क्या आ गया मेरे पास V बराबर kp cos थीटा अपॉन आर लिख सकता हूँ क्या kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मैंने विद्युत विभव ज्ञात कर लिया है। किसके कारण ज्ञात कर लिया मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है वो क्या आया मेरे पास kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने ये फॉर्मूला ज्ञात किया है। अब इसकी कंडीशंस हैं, क्या है इसकी कंडीशन है, तो वो कंडीशन हमें कहाँ पर ज्ञात करनी है। अगर ये पॉइंट, ये जो P पॉइंट है आपका अभी यहाँ पर ज्ञात किया हमने, अगर ये पॉइंट किसी भी कारण से इसके एक्सिस पे आ जाए, किस पर आ जाए एक्सियल पॉइंट पर, दैट मींस इसी की समांतर आ जाए, इस डाइपोल के कैसे आ जाए समांतर, या इसके परपेंडिकुलर आ जाए, तो उस केस में हमें क्या ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ज्ञात करना है। क्या याद करना है, क्या याद कर लिया विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, और फॉर्मूला कितना आया है kp cos थीटा अपॉन r। तो इस प्रकार से हमने क्या याद कर लिया फॉर्मूला। अब आपसे पूछे इसको कि वेक्टर फॉर्म में और लिखो इसको, भाई इसमें सदिश रूप में और लिखिए इसको। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे v बराबर kp वेक्टर डॉट r कैप अपॉन में r स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में, देखिए फिर से देख लो kp वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। अब इसको मैं एक आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर,
क्या पढ़ा होगा आपने, यूनिट वेक्टर। वो क्या होता है, वो होता है आर कैप इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन आर। आर कैप क्या, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, ये फॉर्मूला है आर वेक्टर अपॉन आर। तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ क्या, तो लिखूंगा जैसे क्या बन जाएगा, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, आर वेक्टर होगा अपॉन में आर और आएगा तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 3। आई बच्चों समझ में। तो ये क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म है, इस फॉर्मूले की क्या है, ये वेक्टर फॉर्म। अब हमें इसके स्पेशल केसेस और देखने हैं, 2 केसेस इसके स्पेशल केसेस। पहला केस तो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको ज्ञात करना है एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, या जिसको बोले हम अक्ष पर। दैट मीन्स ये पॉइंट कहाँ पर आ गया उठ के आपका, इसी पॉइंट पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ये जो पॉइंट है आपका पी पॉइंट कहाँ पर आ गया, एक्सियल पॉइंट पर। दैट मीन्स भाई ये तो क्या है आपका डाइपोल है, -q और +q, ये डाइपोल है आपका। तो ये पी पॉइंट अभी कहाँ था, यहाँ था थीटा कोण पर, अब कहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, एक्सियल पॉइंट पर। तो एक बात बताओ, अब थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, बन रहा एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो हम निकालते हैं पोटेंशियल। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v बराबर kp cos थीटा अपॉन कितना, r स्क्वायर। देख लीजिए ये फॉर्मूला ये था, अभी बताया था। थीटा कितना, 0 डिग्री एक्सियल पॉइंट के लिए रखते हैं भाई, v बराबर kp cos 0 अपॉन r स्क्वायर। और cos 0 को जानते हो आप, 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो फॉर्मूला कितना आ गया मेरे पास, v बराबर kp अपॉन r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आया, एक्सियल पॉइंट के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए हमने विद्युत विभव ज्ञात कर दिया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कहाँ, दूसरा कहाँ देखेंगे, निरक्षीय स्थिति में। दैट मीन्स इक्विलैटरल पोजीशन पर, इक्विलैटरल पोजीशन, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको बोलते हैं हम जैसे निरक्षीय स्थिति पर, इस पर निरक्षीय। दैट मीन्स अब ये पॉइंट कहाँ पर चला गया, अब जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा -q और +q, ये मिड पॉइंट है ये आपका O। अब इसके लंबवत में आ गया ऊपर, जैसे इस प्रकार से अब पॉइंट यहाँ पर चला गया, निरक्षीय स्थिति में चला गया। तो ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, अब एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आइए बच्चों समझ में बात। तो अब हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। v बराबर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, kp cos थीटा अपॉन में कितना, r स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो v का मान क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको 2 पॉइंट कराए हैं। पहला पॉइंट क्या करवाया था मैंने, पहला पॉइंट करवाया था किसी भी निकाय के कारण वहां पर विद्युत विभव ज्ञात किया था, और दूसरा पॉइंट करवाया मैंने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। तो प्लीज दोनों वीडियो देखिए आप, अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी करो, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।